नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम आइडियल पोर्टफोलियो की सीरीज में तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, जहां पर हम बात करेंगे अगर 5 लाख से 10 लाख का कैपिटल होता है तो कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने पैसे किस स्टॉक्स में एलोकेट करने चाहिए, कितने स्टॉक्स होने चाहिए, इस सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नॉर्मली जब बिगिनर्स मार्केट में आते हैं, न्यू कमर्स जो होते हैं, उनका कैपिटल छोटा होता है। 50,000, 1 लाख, 2 लाख के कैपिटल से वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उन्हें एक्सपीरियंस आता है तो वो अपने कैपिटल को बढ़ाते जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है उनके पोर्टफोलियो को अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है। एक एक्सपीरियंस आदमी का ही पोर्टफोलियो बड़ा होता जाता है, और जब पोर्टफोलियो की साइज बढ़ती जाती है तो उनकी रिस्क कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है, यानी कि वो अच्छे से अच्छा रिस्क ले सकते हैं और रिस्क को अच्छी तरह से मैनेज भी कर सकते हैं। तो यहीं पर काफ़ी लोगों का सवाल आता है कि क्या हम पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या नहीं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो का साइज बड़ा है तो मैं आपको सिखाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हमें पेनी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे हमें पेनी स्टॉक्स का रिस्क मैनेज करना चाहिए। लेकिन फोकस तो हमेशा ब्लू चिप स्टॉक्स ही बने रहना चाहिए। सेक्टर्स की बात करें तो एफएमसीजी, आईटी, कंजम्पशन, बीएफएसआई सेक्टर, केमिकल सेक्टर और फार्मा सेक्टर तो हमेशा हमारे चॉइस में रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे पोर्टफोलियो बड़ा होता जाता है तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा इंडिया का अगर ग्रोथ होना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ करना भी काफ़ी बाकी है। तो इंडिया अगर ग्रो होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आगे बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स भी आगे बढ़ेंगे। और हमें अभी भी अवॉइड करना चाहिए पावर सेक्टर को, मेटल सेक्टर को, रियल एस्टेट को और ऑटो सेक्टर को। 5 से 10 लाख के पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से 8 से 10 शेयर्स बहुत हो जाते हैं। उससे हमें अच्छे से एनालिसिस भी कर पाएंगे कौन से स्टॉक्स को हमें जगह देनी है, कौन से स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। और साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छे से कर पाएंगे और एवरेजिंग काफ़ी ईजी हो जाएगा। अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है और आपके पास सिर्फ 10 शेयर्स है तो उसे अच्छी तरह से आप एवरेज पर कर पाएंगे अगर हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। बेस्ट स्टॉक्स के बारे में बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर में एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर, आईटीसी, कोलगेट, ये सारे अच्छे स्टॉक्स हैं। हालांकि आईटीसी को काफ़ी लोग एफएमसीजी में नहीं मानते, लेकिन काफ़ी लोग इसे एफएमसीजी में मानने लगे हैं, तो इसलिए मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड कर लिया है। लेकिन आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आईटी सेक्टर से टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, ये भी काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं। यहाँ पर अगर मैं एक आध स्टॉक को मिस कर देता हूँ तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कंजम्पशन सेक्टर। कंजम्पशन सेक्टर में बाटा आ जाता है, रिलैक्सो है, टाइटन है, वोल्टास है, पेंट सेक्टर है। हालांकि एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट, जो भी पेंट सेक्टर है वो हमें कंजम्पशन में देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो भी रियल एस्टेट से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो उसे भी संभल कर ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है बीएफएसआई सेक्टर। इकोनॉमी को जो नींव होती है वो बीएफएसआई सेक्टर में होती है। एचडीएफसी के सारी लिस्टेड कंपनी बहुत ही अच्छी है। कोटक बैंक भी काफ़ी अच्छा है। बजाज डुओ यानी कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मुथूट फाइनेंस काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो यहाँ पर भी हम एक आध शेयर सिलेक्ट कर सकते हैं। एलोकेशन कितना होना चाहिए, कितने शेयर्स हमें लेने चाहिए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब बात करें केमिकल सेक्टर के बारे में तो केमिकल सेक्टर में पिडिलाइट इंडस्ट्री तो मोनोपोली वाला शेयर है और सारे केमिकल सेक्टर के स्टॉक से काफ़ी ज़्यादा बड़ी मार्केट कैप भी है। आरती इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छा है, एसआरएफ अच्छा है, अतुल भी अच्छा है, दीपक नाइट्रेट, विनाती ऑर्गेनिक्स, काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक्स हैं। साथ ही साथ फार्मा सेक्टर में फाइजर, एबॉट, बायोकॉन भी काफ़ी अच्छा है, कैडिला हेल्थकेयर अच्छा है, सिप्ला भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि लार्सन एंड टुब्रो का नाम अगर ना लिया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर में तो वो गलत ही हो जाएगा। एलएनटी, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहे हैं तो एलएनटी को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, प्रायोरिटी हमेशा एलएनटी की होनी चाहिए। साथ ही साथ अल्ट्राटेक सीमेंट भी आप कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही साथ एस्ट्रल और सुप्रीम इंडस्ट्री भी हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, क्योंकि आपको पता है वो प्लास्टिक्स में काम करती है, पाइप्स बनाती है, और भी अलग अलग सेक्टर्स में वो यूज़ होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में भी वो यूज़ होते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में इसे हम इंक्लूड कर सकते हैं। एलोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एलोकेशन हमेशा सेम ही रहने वाला है, चाहे वो 50,000 का पोर्टफोलियो हो या 50 लाख का पोर्टफोलियो हो। पर सेक्टर कभी भी 20% से ज़्यादा का एलोकेशन नहीं करना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कौन से भी एक ही सेक्टर को महामंदी झेलनी पड़ सकती है। आपको पता ही होगा ऑटो सेक्टर में 2018 से हमें मंदी देखने को मिल रही है और आप देख सकते हैं स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए हैं। तो वेल डाइवर्सिफिकेशन होना ज़रूरी है, किसी भी एक सेक्टर के पीछे हमें नहीं पड़ना चाहिए। और पर स्टॉक 15 से 20% का ही कैपिटल मैक्सिमम लगाना चाहिए। 15% से कम जरूर
जरूर हो सकता है, लेकिन 20% से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट पढ़कर काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। क्या मैं कहना चाहता हूँ, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि रिलायंस एक वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है, वहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि टेलीकॉम हो गया, रिटेल हो गया, पेट्रोकेमिकल, ऑयल, गैस, तो वहाँ पर अपने सारे पैसे क्यों ना लगा दें, क्योंकि वहाँ पर तो सारे सेक्टर है, वहाँ पर हम वेल डाइवर्सिफिकेशन कर पाएंगे। लेकिन उन्हीं लोगों के लिए मैंने ये स्टेटमेंट बनाए। ऐसा मैं क्यों करने से रोक रहा हूँ उसका एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सपोज कि रिलायंस के किसी एक सब्सिडरी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि रिलायंस रिटेल को आप ले लीजिए। सपोज रिलायंस रिटेल में अगर कोई हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है और दूसरे सारे सेक्टर उसके अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, जियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पेट्रोकेमिकल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमें शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि रिलायंस रिटेल अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं 20% से ज्यादा का कैपिटल कभी भी एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो कितनी भी ज्यादा वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी क्यों ना हो। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट कैश इन हैंड होना बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट में अगर गिरावट होती है तो हमें कैश इन हैंड होगा तो ही हम उसे एवरेज कर पाएंगे, इसलिए हमारे पास 30% के आसपास का कैश हमेशा होना चाहिए। एक मॉडल पोर्टफोलियो आपके पास लाना चाहूँगा जो कि 10 लाख का पोर्टफोलियो। तो मेरे हिसाब से मॉडल पोर्टफोलियो में एफएमसीजी में आप ब्रिटानिया को चूज़ कर सकते हैं, 1 लाख का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। इन्फोसिस को चूज़ किया है, आईटी सेक्टर से 1 लाख का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया है। कंजम्पशन से टाइटन और बाटा को चूज़ किया है, 50,000 ईच का इन्वेस्टमेंट किया है। बीएफएसआई सेक्टर से कोटक बैंक को चूज किया है, 50,000 का इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ बजाज फिंसर्व को भी चूज किया है, 50,000 का इन्वेस्टमेंट यहां पर भी किया है। केमिकल सेक्टर से पीडीलाइट को चूज किया है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। फार्मा सेक्टर से अबॉट को चूज किया है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर से मैंने 2 शेयर्स चुने हैं जो कि एलएनटी और एस्ट्रल, 50,000 ईच का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। कैश इन हैंड जो है वो है 3 लाख रुपीज का, यानी कि 30% मैंने कैश इन हैंड रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये एक मॉडल पोर्टफोलियो है, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी चेंज कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, जैसे कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 शेयर्स चुने हैं और साथ ही साथ कंजम्पशन में मैंने 2 शेयर्स चुने हैं और बीएफएसआई सेक्टर में भी 2 शेयर्स चुने हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंजम्पशन में आप कोई एक शेयर चुनना चाहते हैं और एफएमसीजी में 2 शेयर चुनना चाहते हैं तो ये भी आपकी मर्जी रहेगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसे ही फॉलो करना है, ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं रिस्की कामकाज पे, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि पेनी स्टॉक्स में आप क्यों नहीं बताते, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वहाँ पर 1 महीने में 3 महीने में ही पैसे डबल हो जाते हैं, या क्यों लॉन्ग टर्म वाला झंझट करना है, अच्छे शेयर्स लो, वो शेयर्स लो, उसमें क्वांटिटी बिल्डअप करो, पेनी स्टॉक्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना बताइए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि पेनी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। जब अपर सर्किट हमें लगती हुई नजर आती है तो ऐसा लगता है अब ये ऊपर जा रहा है और बहुत मज़ा भी आता है, हमें प्रॉफिट होता जाता है। लेकिन जब लोअर सर्किट लगना शुरू होता है तभी पता चलता है कि ये स्टॉक कितना ज़्यादा अच्छा है या कितना ज्यादा बुरा है, क्योंकि जब लोअर सर्किट लगती है तब हमें निकलने का मौका भी नहीं देता है ये स्टॉक, तभी लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगती जाती है। ये सब ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक होते हैं, न्यूज बेस्ड स्टॉक होते हैं, इसलिए हो सके उतना इस स्टॉक से हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए कैपिटल प्रोटेक्शन पर और लॉन्ग टर्म पे फोकस रखिए। अगर आपके प्रॉफिट्स कम हो गए वो एक बार चलेगा, लेकिन कैपिटल टूटना नहीं चाहिए, लॉस में नहीं जाने चाहिए। लेकिन जिनके पास एडिक्वेट कैपिटल है, जिनके पास लिक्विडिटी अच्छी है, 10 लाख के आपका कैपिटल है, बड़ा पोर्टफोलियो है, तो वहां पर आप रिस्क को मैनेज करना सीख सकते हैं। वहां पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पेनी स्टॉक्स में भी करना सीख सकते हैं अगर आपको यहां पर इंटरेस्टेड है। वरना ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा ही माना जाता है। तो यहां पर कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। ये कैटेगरी है हीरो और जीरो की। यहां तो अगर ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो हीरो बन जाएगा, या फिर आपके पैसे को जीरो बनाकर ही छोड़ देगा। यहां पर बहुत कुछ मिलेगा या फिर कुछ नहीं मिलेगा, बीच का रास्ता यहां पर नहीं बनता है। तो यही सोचकर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जितना भी पैसा आप खोने के लिए तैयार है उसी पैसे को पेनी स्टॉक्स में लगाइएगा, ऐसा मेरा मानना रहेगा। हमें कभी भी अपने 5% से ज़्यादा का कैपिटल पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसका रीज़न बताना चाहूँगा। सपोज आपका कैपिटल है 10 लाख रुपए का, तो वो हिसाब से 5% हो गया 50,000। तो सपोज आपकी रिस्क कैपेसिटी है 50,000 की और आपने इन्वेस्ट किया है पेनी स्टॉक्स में, तो अगर आप 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो जाने को तो 50,000 का 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है। क्योंकि जब पेनी स्टॉक ऊपर जाते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोकता, ऊपर जाते जाते हैं। लेकिन जब गिरना शुरू होता है तो आपको पूछ के वो नहीं गिरते हैं कि भाई साहब मुझे नीचे जाना है, आप अपना माल बेच दो, मैं नीचे जा रहा हूं, टाटा बाय बाय। ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हमें संभल कर इन्वेस्ट करना चाहिए। कब 50,000 का 5,000 हो जाएगा ये भी हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए जो पैसे आप खोने के लिए तैयार हैं उतने ही पैसे हमें पेनी स्टॉक्स में लगाने चाहिए।
साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा, पेनी स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं होते हैं। ये सिर्फ एक मोमेंटम होता है, हमारी किस्मत आजमाना होता है। इसे पोर्टफोलियो का हिस्सा हमें नहीं समझना चाहिए। पोर्टफोलियो दूसरा होता है जहां पर हम ब्लू चिप स्टॉक रखते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक रखते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बनाकर दे सकते हैं। लेकिन पेनी स्टॉक्स में मामला अलग होता है। मैं आपको कहता हूं पोर्टफोलियो में आपको अपना फोकस रखना चाहिए, अपने स्टॉक्स को कम करना चाहिए। लेकिन पेनी स्टॉक्स में मैं उल्टा कहूंगा, यहां पर हो सके उतना ज्यादा पेनी स्टॉक्स आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि सपोज आप एक ही पेनी स्टॉक्स को चूज करते हैं, वहां पर सारा पैसा लगाते हैं, तो पैसे डूबने के चांसेस काफी बढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर अगर लोअर सर्किट लगना शुरू हो गई तो स्टॉक काफी नीचे जा सकता है। इसलिए कहता हूं सपोज आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है 50,000 की, आप 50,000 यहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं पेनी स्टॉक में, तो डिफरेंट स्टॉक में कीजिए। 10 से 15 पेनी स्टॉक आप चूज कर सकते हैं और वहां पर लोअर प्राइस पे ही लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऊपर के प्राइस पर लेते हैं तो वहां पर चांसेस रहेंगे कि वापस उसमें लोअर सर्किट रहना शुरू हो सकती है। अगर आपको बहुत ज्यादा नीचे कचरे के भाव में मिल जाते हैं तो वहां पर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर प्रॉफिट बुकिंग। पेनी स्टॉक्स में लोग इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं लेकिन प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है स्टॉक बस ऊपर ही जाता जाएगा। जब स्टॉक ऊपर जाता है तभी तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब उसमें पहली लोअर सर्किट लगेगी तब आपको लगेगा यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए थी। लेकिन मौका निकल चुका होता है और उसके बाद अच्छी खासी हमें लोअर सर्किट देखने को मिल चुकी होती है। इसीलिए संतुष्टि करनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन बहुत ही जरूरी है। बस इतने रिटर्न्स मुझे मिल गए तो बस इसमें से प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है, ऐसा ही हमें सोचना चाहिए। तो बस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। अगर आपको ये आइडियल पोर्टफोलियो वाला सीरीज पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।